अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मायन नौखिस खान एंड you're watching Sports Siblings powered by the news views. I just got up with the news that Pakistan is in semi-finals. बड़ा ये डाइजेस्ट करना मुश्किल था, but finally we are in semi-finals. So let's just talk about it on World Cup with my favorite Subail Naufiz. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मारिया, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? आज भी हम ठीक नहीं होंगे तो फिर किस दिन होंगे? पाकिस्तान इज़ इन सेमीफाइनल. आपके क्या तासुरात है इसके ऊपर? आप तो 2-3 मैचेस भी देखने गए. देखिए, फ्लक्चुएटिंग इमोशंस है। समझ नहीं आ रहा है कि खुश हो या उदास हो। खुशी तो इस बात पे है नो डाउट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, सवाल दिल में आता है कि शायद डिज़र्व नहीं करते हम सेमीफाइनल में जाना। लेकिन शायद जो हमारा ग्रुप 2 था उसमें गेम ये नहीं थी कि कौन सी टीम सबसे अच्छा खेलेगी, गेम ये थी कि कौन सी टीम सबसे बुरा खेलती है। और साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा मेजर चांस मिस किया और पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली, दरवाज़ा खुला उनके लिए सेमीफाइनल के लिए। कन्विंसिंगली नहीं बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरा किया और फाइनली हाँ, अब हम लोग सेमीफाइनल में और लेट्स होप, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपकी फेसबुक पोस्ट देख रही थी. आप आखिरी टाइम तक बड़े होपफुल थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा. ऐसा आपको क्या होपफुल रख रहा था कि दूसरी टीम्स की परफॉर्मेंस या कुदरत का खेल? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कुदरत का खेल या टीम पे भी कोई ऐसा सच उम्मीदें तो वाबस्ता नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग कर रहे थे पॉसिबल लग नहीं रहा था कि सेमीफाइनल में जाएगा। लेकिन जिस तरह का बुरा वक्त हमारी कौम पे चल रहा है, मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला को शायद तरस आ जाए हम पे, और वही हुआ है कि पाकिस्तान लकीली कुदरत के निज़ाम से कह ले या जिस तरह भी कह ले सेमीफाइनल में है। और मुझे उम्मीद उस तरह तो नहीं थी टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन जब आप एक टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें जब तक कोई टीम बाय नंबर्स आउट ना हो जाए तब तक आप उसे नॉकआउट नहीं कह सकते। जब तक टोटली इम्पॉसिबल ना हो जाए हम तब तक उनको स्टोरी से बाहर नहीं निकाल सकते। और पाकिस्तान ऐसे तो लग रहा था कि शायद आगे सेमीफाइनल में नहीं जा सकेगी, लेकिन अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान के चांसेस थे और लकीली वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान के लिए पूरे हुए और पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया। उम्मीद करता हूँ फाइनल में भी जाए, लेकिन अब क्योंकि मैं पूरी उम्मीद इस सेंस में था कि जब तक आप किसी टीम के बाय नंबर्स उसको टेक्निकली टूर्नामेंट से आउट नहीं होती है तब तक उस टीम पे आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो पाकिस्तान जब तक बाय नंबर्स टूर्नामेंट से बाहर नहीं थी तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी एक होप भी होती है और उसी होप के साथ चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ इन द सेमीफाइनल्स ना। तो हमने हर प्लेयर की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देखी है. तो अगर मैं हारिस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आखिरी 2 मैचेस में हारिस की परफॉर्मेंस कैसी रही है? देखिए, फ़खर ज़मान की जो इंजरी थी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो गई हमारे लिए। मतलब नो ऑफेंस टू फ़खर ज़मान, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हमें वाबस्ता थी इस वर्ल्ड कप में। और एक अदर 2 मैचेस जो वो खेले उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ऑन एवरेज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट हारिस ने जिस तरह आके स्पेशली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो जो मैच था वो तो था ही था, उसमें तो सबको इंटेंट का नज़र आया। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली है, हमें ऐसा लगता था कि जिस तरह हारिस है वो एक स्लॉगर है, वो जब आएंगे हिट करेंगे और चले जाएंगे। बट उन्होंने जिस जिम्मेदारी से आज की इनिंग्स खेली है, पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आया है। और इट्स टू अर्ली टू से, अभी उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए और बड़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी होंगी, बट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और जिस तरह उन्होंने आके इंटेंट शो किया, यूजुअली वो पावर प्ले के हिटर है, पावर प्ले के बैट्समैन है। जब आज सेकंड डाउन पे वो आए 4th नंबर पे तो मुझे डाउट था कि शायद क्योंकि रिजवान बाबर 2 विकेटें उस टाइम पे गिर चुकी थी और नवाज दूसरी साइड पे खड़े थे, मुझे लगा था कि शायद ये स्लॉग हिटिंग करेंगे और बड़े चांसेस थे कि वो बाउंड्री पे कहीं कैच आउट हो जाए। मगर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से और जिस तरीके से उन्होंने आके गेम का पेस भी बदला, नॉट ओनली बाउंड्रीज, जिस तरह वो सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे और डबल जिस इंटेंट से वो ले रहे थे, तो हैट्स ऑफ मेरे लिए मैन ऑफ द मैच वही है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्योंकि हमारे ओपनर्स की तरफ से पेस बड़ी स्लो थी गेम की, तो हारिस से जिस तरह आके एकदम से पेस बदली है गेम की, हैट्स ऑफ टू हिम और अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंसेस वो आगे भी देते रहे और ही वुड बी अ ग्रेट स्टार फॉर पाकिस्तान।
अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान टीम कहाँ पे लैक करती है, बॉलिंग में या बैटिंग में? देखिए वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले तक तो ऐसे लग रहा था कि हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिडल ऑर्डर के कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट हम रिजवान और बाबर पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। मगर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप पाकिस्तान की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। बॉलिंग में हमने देखा हमारी डेप्थ बॉलिंग भी इस बार बहुत अच्छी की है। मोहम्मद वसीम, आपको याद होगा मैं आपके साथ एक एपिसोड कर रहा था तब मोहम्मद वसीम जूनियर जो थे वो ज़ख्मी थे। मैंने आपसे तब बोला था कि हमारे लिए वसीम जूनियर जैसा बॉलर अभी डेप्थ बॉलर हमारे पास नहीं है, जिस तरह की वो यॉर्कर्स मारते हैं और वो 6 की 6 यॉर्कर्स करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो वही देखिए आप मोहम्मद वसीम ने एक मतलब डेप्थ बॉलिंग में पाकिस्तान को बहुत बड़ा आसरा दिया और ओवरऑल हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी सब बॉलर्स जो है ऑन द पीक है। ख़ास तौर पे शादाब खान, आप देखें शादाब खान के अलावा बेयरली कोई स्पिनर जो है वो इन पिचेस पे चला होगा। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आप टॉप विकेट टेकर्स देख ले, पेस बॉलिंग देख ले, हर जगह पे आपको फास्ट बॉलर्स जो है वो मोस्टली डोमिनेट करते नजर आएंगे, लेकिन उन सब में एक ही स्पिनर का नाम होगा और वो शादाब खान है। और नॉट ओनली विद द बॉल ओनली, बैट के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग पे कोई इस वर्ल्ड कप में तनकीद नहीं बनती। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीमों को लो टारगेट्स पे उनको रोका है, ज़्यादा रन्स नहीं बनाने दिए। तो ओवरऑल बॉलिंग की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बहुत अच्छी रही है। ये इवन के डेप्थ बॉलिंग, मुझे डेप्थ बॉलिंग से इतनी उम्मीद नहीं थी, बट डेप्थ बॉलिंग भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। हमने बीच में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अवाम ने क्रिटिसाइज़ किया है रिजवान को कि वो सेल्फिश गेम खेलने लग गए हैं, कि उनको सिर्फ अपनी 50 बनाने की पड़ी है। ऐसे काफ़ी मैचेस है जो हम हारे और उसके बाद हमने देखा है देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर क्रिटिसाइजिंग रिजवान बैक टू बैक कि ही वाज जस्ट प्लेइंग फॉर हिज 50। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि रिजवान बाकी पिच पे जाकर इस वर्ल्ड कप में सेल्फिश प्ले कर रहे हैं? देखिए हमारी ओपनिंग के इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से आज की जो पार्टनरशिप थी राउंड अबाउट 30-32 रन्स की, वो मेरे ख्याल से या 40 रन्स की आई गेस, वो इनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप थी इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले 16 रन से ज़्यादा इन ओपनिंग पेयर ने नहीं बनाया पाकिस्तान के लिए। तो रिजवान और बाबर कॉन्टीन्यूसली इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किए हैं। रिजवान थोड़े से तेज़ प्लेयर है, तेज़ खेलने वाले प्लेयर है और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े से बड़ा प्लेयर भी हो, वो एक वक्त आता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, उसकी फॉर्म में गड़बड़ आ जाती है, उसके लिए रन स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान उसी फेज से चल रहे हैं और ये जस्ट नॉट फॉर मोहम्मद रिजवान, हमारे ओपनिंग पेयर का भी बड़ा असर है। जो रिजवान है वो तेज़ खेलना पसंद करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो साथ उनका ओपनिंग पेयर है बाबर, उनका काफ़ी ज़्यादा उन पे असर पड़ा है। और उसके बाद हमने देखा था शुरू में आके रिजवान थोड़ा खुल के खेलते थे, लेकिन जब से बाबर और रिजवान ने परफॉर्म करना छोड़ा है, मतलब रिजवान भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। और ऐसा लगता है कि दोनों प्लेयर्स ने, दोनों जोड़ी ने कोई अपनी रल मिल के कोई चीज़ बनाई हुई है कि बाबर की विकेट गिरती है तो रिजवान की विकेट भी गिर जाती है, बाबर परफॉर्म नहीं करते तो रिजवान भी परफॉर्म नहीं करते। तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बैड फेज है पाकिस्तान ओपनर्स के लिए और खासतौर पर मोहम्मद रिजवान के लिए। रिसेंटली सूर्या कुमार यादव ने उनसे नंबर 1 स्पॉट भी ले लिया T20 बैटर्स का। तो बैड फेज चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि स्ट्रांगली वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए उनको इंटेंट शो करना पड़ेगा, उसके लिए उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट या पाकिस्तानी टीम या मोहम्मद रिजवान इटसेल्फ उनकी तरफ से लिया जा रहा है। हम मोहम्मद रिजवान की बात ही करें तो डेफिनेटली बाबर को हम कैसे भूल सकते हैं। अम, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ साथ हम भी कहीं ना कहीं, या मैं भी कहीं ना कहीं बाबर की जो है कप्तानी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। और इट्स बिन लॉन्ग कि हम देख रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। कोहली की जो है क्या कहते हैं फॉर्म वापस आ गया, लेकिन बाबर अभी तक ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि बाबर कैसे कैप्टन है और इनकी परफॉर्मेंस जो भी है इस पूरे वर्ल्ड कप में वो कहाँ जा रही है, और वो इस टीम को उनका कैप्टन होना और क्या कहते हैं उनके परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम को कहाँ तक लेकर जाएगी वर्ल्ड कप में? देखिए बाबर की कैप्टेंसी तो मैं आपसे एशिया कप से बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें दो बेसिकली पहलू है, एक बाबर की कप्तानी है और एक बाबर एज अ प्लेयर जो है वो कैसा परफॉर्म करे। ये बेसिकली दो टॉपिक्स है। अगर मैं सबसे पहले बाबर आजम की कप्तानी पे बात कर लूँ तो ऑफुल कैप्टेंसी, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने इतनी ऑफेंसिव कप्तानी कभी किसी कप्तान की नहीं देखी है। ठीक है, इस अगर आप कप्तानी को भी इनके दो पहलू में ले लें, एक आप ले लें कि इनकी टीम जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है
वो नो डाउट एज़ अ कैप्टन बाबर आज़म ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। उन पे तनकीद भी होती है कि उन्होंने अपने दोस्त खिलाए हुए हैं या वो अपने फ्रेंड्स को चांस देते हैं, उनको परफॉर्मेंस ना भी हो फिर भी खिलाते हैं। ये चीज़ एक साइड पर है। लेकिन एज़ अ ग्रुप जो बाबर आज़म ने टीम बनाई है, मेरे ख्याल से पिछले 15-20 सालों में हमने एज़ अ ग्रुप एज़ अ टीम खेलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं देखा है। हमने हमेशा देखा कभी शोएब अख्तर ने आसिफ को बल्ला मार दिया, कभी यूनुस खान के कप्तानी के अगेंस्ट हेल्प आ गया। हमने हमेशा टीम में जो है ग्रुपिंग देखी और इस तरह की चीज़ें देखी रिसेंट 15-20 सालों में। बट बाबर आज़म को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का जो माहौल रखा हुआ है 15-20 सालों में ऐसा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल कभी नहीं हुआ। ये क्रेडिट बाबर आज़म को जाता है। लेकिन जहाँ पर आती है बात डिसीजंस लेने की इन द पिच, ऑन द पिच, एक तो ड्रेसिंग रूम की गेम होती है, एक ऑन द ग्राउंड होती है। ऑन द ग्राउंड बाबर आज़म इतने ज़्यादा मतलब डिफेंसिव वो कप्तान साबित हुए और उनकी कप्तानी के बीच में कोई क्रिएटिविटी रही नहीं है। हम थ्रू आउट देख रहे हैं कि वो एक ही गलती करी जा रहे हैं। हमने देखा एशिया कप के फाइनल में उन्होंने नवाज़ का ओवर फंसा दिया। फिर हमने देखा इंडिया के खिलाफ जो मैच था जिसमें पांड्या ने छक्का लगाया, वो देखा हमने नवाज़ का उन्होंने ओवर फंसा दिया। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड कप में इंडिया वाले मैच में जो बड़ा क्रूशियल एमसीजे में हुआ, मैं देखने भी गया हुआ था, वहाँ पे हमने देखा कि नवाज़ का आखिरी ओवर फंसा दिया। तो कंटिन्यूअसली बाबर आज़म एक गलती करी जा रहे हैं और उनको कोई समझाने आई एम नॉट श्योर कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली एक ही गलती कर रहे हैं। एक अगर गली में खेलने वाले लड़के को भी इस टाइम पे समझ आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल के बॉलर हैं, उनसे डेप्थ बॉलिंग नहीं होती है। हमने देखा कि वो क्रूशियल टाइम पे हमें एक्सपेंसिव पड़े। उसके बावजूद आज तक बाबर आज़म आप एशिया कप से ले लें, इंग्लैंड की सीरीज़ ले लें, न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ ले लें और आप ये क्या कहते हैं वर्ल्ड कप ले लें। ठीक है, शाहीन शाह उसमें नहीं थे सीरीज़ में पिछली, लेकिन आपने एक बार भी देखा कि बाबर आज़म ने ट्राई किया हो कि शाहीन अफरीदी को तीसरा ओवर भी पावर प्ले के बीच में दे दे। हमारे पास ऑलरेडी डेथ बॉलिंग के लिए वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ मौजूद है। तो हम शाहीन शाह अफरीदी को नई बॉल से यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? चले उसको अगर आप 3 ओवर कंसेक्यूटिव नहीं दे सकते हैं, 2 ओवर छोड़ के, लेकिन मेरा कहने का मकसद सारा ये है कि बाबर आज़म कोई क्रिएटिविटी नहीं ला रहे हैं। छठे बॉलर इफ्तिखार हमारी टीम में मौजूद थे, उनको अब आके इन्होंने यूज़ करना शुरू किया, जिस तरह आज 3 ओवर करवाए। इससे वो भी जब हमने सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ, प्रेशर बढ़ा, अब आके बाबर आज़म ने छठा स्पिनर या छठा बॉलर यूज़ करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले 6 बॉलर खेल रहे हैं, कभी नवाज़ को नहीं करवा रहे हैं, कभी इफ्तिखार से नहीं करवा रहे हैं। मतलब वो बॉलर्स को यूटिलाइज़ जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह एमएस धोनी अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ करते थे, छठे बॉलर को यूटिलाइज़ करते थे, हमें वो भी नज़र नहीं आया। आप अगर ये साउथ अफ्रीका वाला मैच ले लें, हारिस रऊफ को 37 रन्स पड़े हुए थे 2 ओवरों में, ठीक है? तीसरा ओवर हारिस रऊफ को दोबारा दे दिया। हालाँकि वसीम जूनियर ने उससे पहले एक ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करवाई थी, ज़बरदस्त किस्म का ओवर करवाया था, कीपिंग इन माइंड द रन रेट, क्योंकि उस टाइम पे हम सेमीफाइनल में तो पहुंचे नहीं थे। हमारा रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दे दिया। तो इस तरह की कप्तानी में बहुत बड़े ब्लंडर्स मार रहे हैं बाबर आज़म, और अब तो खबरें भी आ रही है कि वो वर्ल्ड कप के बाद अपनी कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो एज़ अ कैप्टन तो मैं बाबर आज़म को बिल्कुल ज़ीरो रेट करता हूँ। ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, जितने टैलेंटेड प्लेयर बाबर आज़म के पास है इस टाइम पे, अगर ये दूसरे कप्तानों के पास होते तो पाकिस्तान बड़ा कुछ अचीव कर लेता। लेकिन जिस सेट ऑफ प्लेयर्स बाबर हैड और उसके बावजूद जो रिजल्ट्स है वो कोई सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, तो मैं बाबर को एज अ कप्तान तो ज़ीरो परफॉर्मेंस उनकी है, टू बी रियली ऑनेस्ट। अगर आप एज अ प्लेयर बात कर ले तो एज अ प्लेयर देखिए हर बंदे के ऊपर जो है वो बुरा टाइम आता है। कोहली के ऊपर भी बुरा टाइम रहा है, बाबर आज़म भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके ऊपर बुरा फेस चल रहा है और आई एम प्रीटी श्योर ये ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वहीं आ रही है कि जहाँ पर आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो। अगर आप थ्रू आउट ओपन पे आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आज पावर प्ले के बीच में 18 डॉट बॉल्स थी, अगर आप 6 ओवर में 18 डॉट बॉल्स खेल गए हैं तो आपने पावर प्ले में स्कोर क्या करना है? आप बताएं। उसके बावजूद बाबर आज़म अपनी ईगो में आए हुए, उनको एक आकड़ है कि भाई मैं जब ओपनर हूं तो मैं ओपनर ही हूं। वो अपने आप को डाउन द ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 2 हिटर्स ऐसे पड़े हुए हैं, हारिस और शान मसूद, 2 ओपनर थे जो पावर प्ले को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। हारिस से पहले फ़खर जमान थे, वो पावर प्ले को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते थे। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं बाबर इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन द पावर प्ले ज़ाया करके चले जाते हैं। आज का मैच अगर हारिस आके इंटेंट शो ना करता, यू नेवर नो हमारा मैच इस टाइम पे बांग्लादेश के साथ कहाँ गया होता, कहाँ फंसा होता।
आप 10 ओवरों में 128 रन का टारगेट है, आपसे उम्मीद नहीं है कि आप 10 या 12 रन पर ओवर करो, एटलीस्ट 7-8 रन पर ओवर तो करके जा सकते हो ना। पावर प्ले के बीच में आप 50 रन तो दे के जा सकते हो, लेकिन एज अ प्लेयर भी वो परफॉर्म नहीं करे, और परफॉर्म तो नहीं करे, चले कोई बात नहीं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, कम बैक कर लेंगे, लेकिन अपने आप को डिमोट कर ले, वन डाउन पे कर ले, हारिस को पावर प्ले खेलने दे या शान मसूद को पावर प्ले खेलने दे। तो ये सारे बाबर आजम के इशू है, और इसी वजह से अवाम थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी है। हम हर मैच जो है, चाहे वो 180 का हो, चाहे वो 130 का हो या 120 का हो, हमारा काम है कि हमने आखिरी ओवर में जाके जीतना है। क्यों? क्योंकि शुरू से ऊपर से इंटेंट ही नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह के मसले हैं, और बाबर आजम मेरे ख्याल से इस चाहे वर्ल्ड कप जीत भी जाए, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर वर्ल्ड कप जीत के कप्तानी छोड़ दे, कप्तान के लिए सबसे बेहतरीन टाइम ही वो होता है कि वो वर्ल्ड कप जीत के कप्तानी छोड़ दे। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और अभी भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अगर वो अपने आप को वन डाउन डिमोट कर लेते और वन डाउन और ओपनर किसी हारिस से शान मसूद को भेज देते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन सो मच डिसअपॉइंटिंग, और मुझे कप्तानी में उनसे कोई उम्मीद नहीं। साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ वर्ल्ड कप। हमने देखा है उनके हर मैच, हमने देखा है पाकिस्तान, इंडिया, जिम्बाब्वे के साथ, नीदरलैंड, सबके सामने उनके मैचेस देखे हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को कैसे हरा दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि नीदरलैंड की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कैसी थी? क्योंकि हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। साउथ अफ्रीका की जिस तरह परफॉर्मेंस थी इंडिया के अगेंस्ट, जिस तरह उन्होंने इंडिया को हराया, उसके अलावा ग्रुप टॉप कर रहे थे आज के मैच से पहले। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है, दे आर कॉल्ड चोकर्स, और हमने देखा है कि वो हर वर्ल्ड कप पे चोक कर जाते हैं, और आज के मतलब टोटली इम्पॉसिबल लग रहा था कि नीदरलैंड हराएगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड। जिस तरह की उन्होंने गेम की, जिस तरह के इंटेंट से वो गए, उनके जेन में वो टोटल ऑफेंसिव होके गए, उनकी गेम अप्रोच बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं थी। उन्होंने बैटिंग में भी अटैक किया, उन्होंने बॉलिंग में भी अटैक किया, उन्होंने क्रूशियल टाइम पे विकेट ली, और उनके कप्तान की कप्तानी हमें नज़र आ रही थी कि वो कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं। तो इसमें आप साउथ अफ्रीका को जितना क्रिटिसाइज़ करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, बट हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड, जिस तरह की गेम उन्होंने खेली, जिस तरह का करेज उन्होंने दिखाई। 34, 36, 35 ईयर्स ओल्ड वेंडर मर्वे ने जिस तरह डेविड मिलर का कैच पकड़ा, मैं कहता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, और उस कैच ने सेमीफाइनलिस्ट बदल के रख दिए। उससे पहले अगर वो कैच ना होता, और वो एक बड़ा इम्पॉसिबल सा कैच था जो उन्होंने पकड़ा, और ख़ासतौर पे इतने बूढ़े प्लेयर के लिए इस तरह के कैचेस पकड़ना वाज टोटली इम्पॉसिबल, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम। सो यू शुड नॉट टेक अ क्रेडिट अवे फ्रॉम नीदरलैंड। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इट वाज क्वाइट अमेजिंग, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और हार्ड लक टू साउथ अफ्रीका। एंड पे हम यही कह सकते हैं कि कुदरत का निज़ाम है। जिम्बाब्वे के खिलाफ साउथ अफ्रीका का मैच अगर ड्रॉ ना होता, तो आज पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर होता। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कौन सी टीम पसंद है? देखिए, पाकिस्तानी अवाम को तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीते और फाइनल में पहुंचे, एंड वी कैन हैव पाक इंडिया फाइनल। इसमें भी हो सकता है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का एक बार फिर फाइनल देखें, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, हम ट्राई नेशन सीरीज़ में न्यूजीलैंड को हरा के गए। उनको हमने न्यूजीलैंड में ही हराया है, बट न्यूजीलैंड ने रिसेंटली बड़ी अच्छी फॉर्म पकड़ी है, और हम टू बी रियली ऑनेस्ट अल्लाह वालों ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस पे बात करूं, पाकिस्तानी टीम कैन डू मिरेकल्स, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल और पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर सकता है। दे हैव अ टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर राइट नाउ ऑन पेपर्स में देखूं तो पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये न्यूजीलैंड को हरा सकेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छी कप्तानी हो जाए, अच्छे डिसीजंस अब भी ले ले। अब भी अगर बाबर आजम थोड़ी सी अपनी ईगो या अपनी जो उन्होंने एक अप्रोच रखी कि उसको तोड़ के वन डाउन आ जाए, हमारे पास पावर प्ले में अटैकिंग प्लेयर्स आ जाए, हमें प्रॉपर एक गेम प्लान के साथ जाना पड़ेगा। ये जो बाबर आजम ने पर्ची रटी हुई है कि इस तरह जाना है, मैंने 2 ओवर इससे करवाने हैं, 3 ओवर इससे करवाने हैं, स्लिप मैंने रखनी नहीं है, ऐसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं जीत सकेगा। टैलेंट वाइज नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और पाकिस्तानी टीम बड़ी टैलेंटेड है, और न्यूजीलैंड क्या इस टाइम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। पर बात यह है कि एक तो उनको लीडर ऐसा चाहिए जो उनको गाइड अच्छा कर सके, और लीडर लीड करे टॉप से, और इसके अलावा जो गलतियां करते आ रहे हैं एटलीस्ट उन पे तो हम कोई काम करें ना।
हम थ्रू आउट जो गलतियां करते आ रहे हैं, हम नेक्स्ट मैच में वही गलती कर रहे हैं। अगर आप किस्मत और दुआओं से सेमीफाइनल में पहुंच गए तो इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो गलतियां थ्रू आउट पाकिस्तान करता आ रहा है उसको सॉल्व करे, और वो गलतियां एटलीस्ट कप्तानी में रिपीट ना हो। आप इंटेंट शो करें, आके आउट हो जाते कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पावर प्ले में 18 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो उसमें ये साबित हो रहा है कि आपका इंटेंट कोई नहीं है, आप अपने लिए खेल रहे हो कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आपकी विकेट ना निकल जाए। आपने अगर शुरू में आके मारना नहीं है, रोकना है और फिर भी अपनी विकेट दे देनी है, तो बेहतर ये है आप मार के अपनी विकेट दे दो, बाकी नीचे मिडल ऑर्डर दोबारा संभाल लेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन बाबर और रिजवान, बड़े इंपॉर्टेंट दो लोग हैं ये, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाबर को खासतौर पे कप्तानी में कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मिडल ऑर्डर अब हमारा थ्रू आउट परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग हमारी थ्रू आउट परफॉर्म कर रही है। हमारी जो इस वर्ल्ड कप में आने से पहले स्ट्रेंथ थी हमारे ओपनर्स, वो हमारी इस वर्ल्ड कप में वीकनेस बन के सामने आया है। तो हमें अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके देखना चाहिए, बाबर को वन डाउन आना चाहिए। जो बाबर ने 10-15 बॉलें सेट होने के लिए पावर प्ले की ज़ाया करनी है, वो आके 6 से 15वें ओवर में ज़ाया कर दे। वो ऐसा टाइम होता है कि उसमें आप 10-15 बॉलें खेल भी लो तो इट्स नॉट एन इशू। तो पाकिस्तान को अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। जो फिलहाल की परफॉर्मेंस है, टू बी रियली ऑनेस्ट मुश्किल लगता है न्यूजीलैंड को हराए, लेकिन पाकिस्तान कैन डू वंडर्स ऑन द डे। तो लेट्स होप। अब दुआ तो मेरी यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन हालात नहीं लग रहे। कोई नहीं, कुदरत साथ ही है पाकिस्तान के, चल रहा है, अब देखते हैं, लेट्स सी कब तक कुदरत हमारे साथ देती है। चलिए हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे सेमीफाइनल्स के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सुबैल नौफिस फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज़। हालात